चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारत के उस दौर में जहां दार्शनिक बहसें रोजमर्रा की बात थी और किसी की इज्जत उसकी प्रतिष्ठा ही सब कुछ हुआ करती थी। मतलब आज जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, बिल्कुल वैसा ही। आपकी पहचान इससे बनती थी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। और आज की हमारी कहानी ठीक इसी माहौल में घटती है, जहां एक बहुत ही सम्मानित विद्वान को एक ऐसी दुविधा का सामना करना पड़ता है जो उसकी पहचान की, उसकी योग्यता की नींव तक हिला देती है। जरा सोचिए, आप अपने फील्ड में टॉप पर हैं। हर कोई आपकी इज्जत करता है, आपकी एक जबरदस्त पर्सनल ब्रांडिंग है। और फिर अचानक एक नए युवा विचारक का आगमन होता है जिसकी शोहरत आग की तरह फैल रही है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप उससे मिलने जाएंगे, ये जानते हुए कि ऐसा करने से शायद आपकी अपनी प्रतिष्ठा कम हो सकती है? हमारी कहानी बिल्कुल इसी दिलचस्प टकराव के चारों ओर घूमती है, जहां दो महान विचारक आमने सामने आते हैं और एक इंसान अपनी योग्यता के असली मतलब की खोज में निकल पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है चंपानगर से। गगरा कमल सरोवर के पास बुद्ध अपने भिक्षुओं के संघ के साथ आए हुए हैं। एक प्रबुद्ध गुरु के तौर पर उनकी ख्याति, आप जानते हैं, दूर दूर तक फैली हुई है। और जब ये खबर वहां के स्थानीय नेता और महान विद्वान ब्राह्मण सोनदंड तक पहुंचती है, तो वो फौरन ये तय कर लेते हैं कि उन्हें खुद जाकर बुद्ध से मिलना ही चाहिए। पर सोनदंड का ये फैसला इतना आसान नहीं था। जैसे ही ये बात फैली, दूसरे ब्राह्मण उनके पास आ पहुंचे। उन्होंने सोनदंड को चेतावनी दी कि वो उस युवा तपस्वी गौतम से मिलने ना जाएं। उन्हें इस बात का डर था कि इस एक मुलाकात से सोनदंड का जो सामाजिक रुतबा है, उनकी जो बनी बनाई इज्जत है, वो घट जाएगी। कृपया ऐसा न करें आदरणीय सोनदंड। आपका तपस्वी गौतम से मिलने जाना ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और उनकी बढ़ जाएगी। इसी वजह से आपका जाना सही नहीं है, बल्कि सही तो ये है कि वो आपसे मिलने आए। और यहीं पर योग्यता को मापने के दो बिल्कुल अलग अलग पैमाने सामने आते हैं। एक तरफ बाकी ब्राह्मण सोनदंड की बाहरी साख गिनाते हैं, उनके क्रेडेंशियल्स, जैसे कि उनका ऊंचा खानदान, उनका धन, वेदों पर उनकी पकड़। तो वहीं दूसरी तरफ सोनदंड बुद्ध के आंतरिक गुणों की, उनके चरित्र की बात करते हैं, उनका त्याग, उनका नैतिक आचरण और उनकी असाधारण बुद्धिमत्ता। ये बाहरी उपलब्धियों और आंतरिक मूल्यों के बीच का एक सीधा टकराव है। सोनदंड बुद्ध के चरित्र की इतनी मजबूती से पैरवी करते हैं कि दूसरे ब्राह्मणों को आखिरकार उनकी बात माननी ही पड़ती है। उनका तर्क इतना जबरदस्त होता है कि जो विरोध कर रहे थे वो भी कायल हो जाते हैं और सब मिलकर बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही सोनदंड और उनका समूह जंगल से गुजर रहा होता है, अचानक सोनदंड के मन में गहरे शक और डर पैदा होने लगते हैं। सबके सामने इतना आत्मविश्वास दिखाने के बाद अब अकेले में वो अपनी असुरक्षाओं से घिर गए थे। उनकी प्रतिष्ठा, जो अब तक उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उनका सबसे बड़ा बोझ बन गई थी। मान लीजिए मैं तपस्वी गौतम से कोई सवाल पूछूं और वो कहे, ब्राह्मण, आपको अपना सवाल इस तरह नहीं बल्कि इस तरह पूछना चाहिए था। तब तो पूरी सभा मुझे नीचा दिखाएगी, कहेगी, देखो, सोनदंड मूर्ख और अयोग्य है। वो तपस्वी गौतम से ठीक से एक सवाल तक नहीं पूछ सकता। और जब सभा मुझे नीचा दिखाएगी तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, और जब मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी तो मेरा धन भी कम हो जाएगा। मेरा धन, वो तो मेरी प्रतिष्ठा पर ही निर्भर है। तो आप देख रहे हैं, सोनदंड पूरी तरह से फंस चुके थे। सवाल पूछें तो मूर्ख कहलाने का डर, अगर बुद्ध ने कोई सवाल पूछ लिया और वो जवाब न दे पाएं तो भी अपमान का डर, और अगर वापस लौट गए तो कायर कहलाने का डर। हर रास्ता उन्हें सार्वजनिक अपमान की ओर जाता दिख रहा था। उनकी अपनी प्रतिष्ठा ही उनकी जेल बन गई थी, एक ऐसा सुनहरा पिंजरा जिसे वे खुद तोड़ नहीं पा रहे थे। जब सोनदंड बुद्ध के पास पहुंचते हैं तो वो अपनी चिंताओं में पूरी तरह डूबे होते हैं। बुद्ध, जो उनके मन की हालत को समझ जाते हैं, बातचीत शुरू करने का एक बहुत ही शानदार तरीका अपनाते हैं। वो सोनदंड से सीधे उनकी ही विशेषज्ञता के बारे में एक सवाल पूछते हैं, ताकि वो सहज महसूस करें और अपनी बात रख सकें। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण में कितने गुण होने चाहिए कि दूसरा ब्राह्मण उसे ब्राह्मण कहे, और जब वो खुद कहे मैं एक ब्राह्मण हूं तो वो सच कह रहा हो, झूठ नहीं। हे गौतम, एक ब्राह्मण में 5 गुण होने चाहिए। पहला, वो 7 पीढ़ियों तक शुद्ध वंश का हो।
दूसरा, वो वेदों में पूरी तरह पारंगत हो। तीसरा, वो देखने में आकर्षक और सुंदर हो। चौथा, उसका नैतिक आचरण एकदम परिपक्व हो। और पांचवा, वो बहुत चतुर और बुद्धिमान हो। लेकिन ब्राह्मण, क्या इन 5 गुणों में से किसी एक को हटाकर भी किसी को सही मायनों में ब्राह्मण कहा जा सकता है? और यहाँ से बुद्ध की सौम्य पूछताछ शुरू होती है। वो एक एक करके हर गुण पर सवाल उठाते हैं। और देखिए, सबसे पहले सौणदंड खुद कहते हैं रूप का क्या महत्व है, और उसे लिस्ट से हटा देते हैं। फिर वो कहते हैं भजनों का क्या महत्व है, और वेदों के ज्ञान को भी हटा देते हैं। और आखिर में अपने ही साथी ब्राह्मणों के सामने वो कहते हैं जन्म का क्या महत्व है। इस तरह सौणदंड खुद ही अपनी सामाजिक पहचान के 3 सबसे बड़े बाहरी स्तंभों को गिरा देते हैं। तो अब बचा क्या? वंश, रूप और ज्ञान। ये सारी बाहरी साख तो हट गई। अब बचे हैं सिर्फ 2 आंतरिक गुण, नैतिकता और प्रज्ञा। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे अहम मोड़ है। लेकिन ब्राह्मण, क्या इन 2 गुणों में से भी किसी एक को हटाकर किसी को सही मायने में ब्राह्मण कहा जा सकता है? नहीं आदरणीय गौतम, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि प्रज्ञा नैतिकता से शुद्ध होती है और नैतिकता प्रज्ञा से शुद्ध होती है। जहाँ नैतिकता है वहाँ प्रज्ञा है, और जहाँ प्रज्ञा है वहाँ नैतिकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई एक हाथ से दूसरे हाथ को साफ करता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये सच है ब्राह्मण, ये बिल्कुल सच है। प्रज्ञा नैतिकता से शुद्ध होती है और नैतिकता प्रज्ञा से। एक नैतिक व्यक्ति बुद्धिमान होता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति नैतिक होता है। और नैतिकता और प्रज्ञा को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस गहरी समझ तक पहुंचने के बाद सौणदंड बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ किसी जादुई अंत के साथ खत्म नहीं होती। इसमें एक मानवीय यथार्थवाद का बहुत ही सुंदर स्पर्श है। सौणदंड को ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर उनकी चिंता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आदरणीय गौतम, अगर मैं किसी सभा में आपको देखकर अपनी सीट से उठकर प्रणाम करूं, तो वो सभा मुझे नीचा दिखा सकती है। और जब प्रतिष्ठा घटती है तो धन भी घटता है। इसलिए अगर मैं सभा में सिर्फ अपनी हथेलियां जोड़ूं, तो कृपया मान लें कि मैं अपनी सीट से उठ गया हूं। और अगर मैं अपनी पगड़ी उतारूं, तो कृपया मान लें कि मैंने झुककर प्रणाम किया है। और ये बात कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि पुरानी आदतें और सामाजिक दबाव हमें कितनी मजबूती से जकड़े रहते हैं, ज्ञान के पलों के बाद भी। सौणदंड की कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। हमारी असली कीमत क्या है? क्या ये हमारी उपलब्धियों में, हमारी डिग्रियों में और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसमें है? या फिर ये हमारे नैतिक फैसलों और हमारी आंतरिक समझ में है? आपकी योग्यता क्या परिभाषित करती है? आपका बायोडेटा या आपका चरित्र?